अनोवा का एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो पहला था दैट वाज वन वे अनोवा, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी टू वे अनोवा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है वो एक बार समझ लेते हैं। वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा में डिफरेंस क्या है। वन वे अनोवा में कोई एक पर्टिकुलर वेरिएशन को हम एनालाइज करते हैं। अनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस मीन्स वेरिएशन। अनोवा कब यूज किया जाता है? वेन एवर देर इज मोर देन टू पॉपुलेशन। अगर हमारे पास दो से ज्यादा पॉपुलेशन है तब हम अनोवा को यूज करते हैं। दो पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है, दो पॉपुलेशन है, तो हम टी टेस्ट जेड टेस्ट यूज करते हैं। बट जैसे ही दो से ज्यादा पॉपुलेशन आएगा, या दूसरे तरीके से अगर आप दो से ज्यादा सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टायर वाला हमने एक केस किया था, एवरेज लाइफ ऑफ टायर, तो वहां पे एक ही ब्रांड था तो हमने टी टेस्ट यूज किया या जेड टेस्ट यूज किया। वहीं पे अगर दो ब्रांड होते हैं और उन दो ब्रांड के एवरेज लाइफ ऑफ टायर को अगर हमें कंपेयर करना होता, सो आई एम सेइंग कि अगर हमारे पास दो ब्रांड है, लेट्स से एमआरएफ और सीएट है, इन दोनों ब्रांड के टायर का अगर हमें एवरेज लाइफ मेजर करना है, मीन्स वी वांट टू कंपेयर कि एवरेज लाइफ ऑफ टायर किसका बेटर है, किसका अच्छा है, या क्या दोनों के एवरेज लाइफ ऑफ टायर में कोई डिफरेंस है। तो हम इस केस में हमारे पास दो सैंपल आते हैं, एक एमआरएफ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दूसरा सीएट टायर का डेटा कलेक्ट करते हैं, और इस केस में कंपेयर ऑफ मीन्स करते हैं, दैट इज नथिंग बट टी टेस्ट और जेड टेस्ट। बट इफ वी हैव मोर देन टू पॉपुलेशन या मोर देन टू सैंपल, फॉर एग्जाम्पल नॉट सैंपल साइज, सैंपल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमआरएफ और सीएट के अलावा मिशलिन का लेते या और भी कोई जो भी ब्रांड है, गुड ईयर लेते, और भी जितने भी ब्रांड है, तो हर एक ब्रांड का जो भी डेटा आएगा दैट विल बी माई सैंपल। तो इस केस में मेरा सैंपल दो नहीं है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज व्हाट, यहाँ पे एमआरएफ विल बी वन पॉपुलेशन, सीएट विल बी अनदर पॉपुलेशन, गुड ईयर विल बी वन अनदर पॉपुलेशन, मिशलिन विल बी अनदर पॉपुलेशन। इन सभी से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। अब अगर मुझे चेक करना है वेदर देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एवरेज लाइफ ऑफ टायर, तो उस केस में टी टेस्ट विल नॉट बी हेल्पफुल, बिकॉज टी टेस्ट केवल दो पॉपुलेशन के मीन्स को कंपेयर करता है। तो एक ऑप्शन ये आ सकता है कि टी टेस्ट इज अप्लाइड बट टेकिंग टू पॉपुलेशन एट ए टाइम। तो क्या होगा, इट विल बी वेरी लेंदी प्रोसेस कि आप दो पॉपुलेशन के मीन्स को कंपेयर करें, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके बाद फिर एक एंड रिजल्ट दें। बट जो इस केस में रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का जो अल्फा वैल्यू होगा, अल्फा मीन्स व्हाट, अल्फा इज टाइप 1 एरर। तो जो टाइप 1 एरर होगा, टाइप 1 एरर विल गेट एनहांस्ड, क्योंकि आप उसी डेटा को बार बार उसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हो, तो जो एरर होगा, जितना कैलकुलेशन होगा वो एरर उतना ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। लाइक एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं ना, वैसे ही ऑलरेडी आप अपने डेटा में एरर के साथ काम कर रहे हो। लाइक इफ योर एलओएस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%, तो ऑलरेडी आप 5% एरर के साथ काम कर रहे हैं एक सैंपल में। दो सैंपल लिया उसका 5% है, तीन सैंपल लिया उसका 5% है। जब इनके बीच का कैलकुलेशन करेंगे, सो द एरर विल कीप ऑन एनहेंसिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर मेरे पास दो से ज्यादा सैंपल हैं और उनमें मैं टी टेस्ट अप्लाई करूं, तो जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें अल्फा वैल्यू विल बी वेरी लार्ज। हो सकता है अल्फा वैल्यू में भी 25% हो जाए। हमने 5% लिया लेकिन एंड रिजल्ट इज विद 25% एरर। तो ऐसा रिजल्ट का सिग्निफिकेंस क्या होगा? ऐसे रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा विच इज कैरिंग 25% एरर। इसके अगेंस्ट में व्हाई नॉट वी कंपेयर देयर वेरिएंस ओनली, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग देयर मीन्स, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट वी कंपेयर देयर वेरिएंस इटसेल्फ। तो ये वेरिएंस का जो कैलकुलेशन है, ये हमारे उस टाइप 1 एरर को रिड्यूस करता है, या जितने लेवल पे रखा है उतना ही रखता है। इफ माई एलओएस इज 5%,
and if I am using ANOVA, my end result will also be with error of 5%. तो ये एडवांटेज है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का. पहला, इफ population is more than 2, apply ANOVA. Second, applying ANOVA will result the same LOS which was in sample. तो जो हम सैंपल जो ले रहे हैं उसमें जो LOS है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या टाइप 1 एरर है, वही एंड रिजल्ट में भी रहेगा. ये इंक्रीज नहीं होगा, एरर इंक्रीज नहीं होगा. सो ये ब्रीफ है कि क्यों हमें ANOVA यूज करना चाहिए. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में इससे पहले हमने वन वे ANOVA वीडियो के थ्रू मैंने आपको शेयर किया हुआ है. इन दोनों को आप कंपेयर कर लेते हैं. व्हाट इज वन वे ANOVA एंड टू वे ANOVA. वन वे ANOVA अगर आपने वीडियो सुना होगा या अगर आपने उस प्रॉब्लम को देखा होगा, तो वन वे ANOVA में किसी एक पैरामीटर के वेरिएंस को ही चेक करते हैं. वन वे, एक ही पैरामीटर को चेक, एक के वेरिएंस को चेक किया जा रहा है. तो पिछला जो न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व किया था, दैट वाज एनालाइजिंग द वेरिएंस इन कॉलम. तो जो कॉलम में डेटा सेग्रीगेटेड था उसके वेरिएंस को चेक कर रहे थे. और विद इन कॉलम मीन्स बिटवीन कॉलम एंड विद इन कॉलम, अगर आप थोड़ा बहुत रिकॉल करोगे तो जो वेरिएंस हम चेक कर रहे थे ANOVA में, वन वे ANOVA में, वो वेरिएंस बिटवीन कॉलम, जो कॉलम हमने बनाया था उन कॉलम के बीच के वेरिएंस को चेक कर रहे थे. इसके अलावा विद इन कॉलम मीन्स उस हर एक कॉलम में जो भी सैंपल है उन सैंपल के वेरिएंस को चेक कर रहे थे. दैट वाज कॉल्ड SSE, सम ऑफ स्क्वायर एरर, और SSC, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम. सो दैट वाज वन वे ANOVA. टू वे ANOVA में क्या करते हैं, कॉलम वाइज तो हम वेरिएंस चेक करेंगे, इसके अलावा रो वाइज वेरिएंस भी चेक करेंगे. कॉलम वाइज वेरिएशन होगा, जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे और बेटर समझ में आएगा. कॉलम वाइज वेरिएशन होगा, इसके अलावा हम रो वाइज वेरिएशन को भी एनालाइज करेंगे. सो यहां पे हम दो एक्सिस पे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे मूव हो रहे हैं. देयरफॉर दिस इज टू वे ANOVA. इसके अलावा जो विद इन कॉलम कर रहे थे उसको भी एनालाइज करेंगे. तो अगर आप यहां देखोगे, दिस इज कॉल्ड रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन. व्हाई द वर्ड ब्लॉक इज यूज्ड, बिकॉज आप एक बार एक्स एक्सिस में मूव करें, एक बार वाई एक्सिस में मूव करें, तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा, इसलिए इसको ब्लॉक बोल रहे हैं. रैंडमाइज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसमें रैंडम सैंपलिंग होगी या रैंडम डेटा आएगा और उस रैंडम डेटा का एनालिसिस होगा. ये कैसे होगा अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा. सो लाइक द कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, द ब्लॉक डिजाइन ऑल्सो फोकसेस ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द इंटरेस्ट. वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द इंटरेस्ट मीन्स एक पर्टिकुलर वेरिएबल, यहां पे एक ही वेरिएबल के ऊपर वर्क हो रहा है. सैंपल बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, बट वेरिएबल एक ही होगा. सो एक पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है और इस वेरिएबल को बोलते हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल. ट्रीटमेंट वेरिएबल ये टर्म यूज किया जाता है. एडिशनली इन randomized block design we also include one more variable referred as blocking variable. तो जो कॉलम वाइज है वो एक ट्रीटमेंट वेरिएबल है और जो रो वाइज लेंगे वो होगा ब्लॉकिंग वेरिएबल. क्योंकि ब्लॉकिंग हियर डजंट मीन ब्लॉक करना है ना, ब्लॉकिंग हियर मीन्स एक ब्लॉक फॉर्म कर रहा है. ब्लॉक फॉर्म कैसे कर रहा है, एक वाई एक्सिस पे ले रहा है और एक एक्स एक्सिस पे ले रहा है, जिससे एक ब्लॉक बनेगा. तो जो रो वाइज लेंगे दैट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग वेरिएबल, और जो कॉलम वाइज वेरिएबल लेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट वेरिएबल. सो ब्लॉकिंग वेरिएबल इज अ वेरिएबल which a researcher wants to control but is not a treatment variable of interest. Means my focus is on treatment variable, but I want to control blocking variable. जो रो में वेरिएशन है उसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूं और मैं y के वेरिएशन मतलब कॉलम के वेरिएशन को एनालाइज करना चाहता हूं बाय कंट्रोलिंग रो का वेरिएबल. ये एक फ्लो चार्ट है, इसको देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं. देयर विल बी सम टर्म कॉल्ड SST, दैट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स. तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट सम ऑफ
SSC and SSE. अभी कौन आ गया? So SST is sum of SSC and SSE. SSC क्या है? Sum of squares between columns. अरे सो SSC SST क्या है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स. ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या है? SSC प्लस SSE. SSC क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स. तो जो कॉलम्स के वेरिएशन है, सम ऑफ स्क्वायर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वेरिएंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो SSC इज सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स. जो कॉलम बनाएंगे उसके सम ऑफ स्क्वायर या उसके वेरिएंस को ऐड करेंगे. उसके साथ वी विल ऐड सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स. दैट इज कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स. और एरर भी यूज किया जाता है. ये अब SSE जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन इज कॉल्ड अनवांटेड वेरिएंस attributed to difference between block means, that is block sum of square. ये block sum of square is nothing but row. तो जो रो का सम ऑफ स्क्वायर करेंगे, रो का जो सम ऑफ स्क्वायर, रो का जो वेरिएंस मेजर करेंगे दैट इज SSR. और जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, जो हमें मालूम नहीं है, जिसकी वजह से एरर आ रहा है, मतलब विद इन सैंपल जो हो रहा है. देखिए हमारे पास एक विद इन कॉलम है, कॉलम वाइज इस तरीके से रहेगा. इनमें वेरिएंस हो सकता है. दूसरा हो सकता है रो वाइज वेरिएंस. इसके अलावा इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हर एक डेटा के बीच में, दैट इज कॉल्ड विद इन कॉलम या विद इन रो, तो वो होगा अनएक्सप्लेन्ड एरर, दैट इज कॉल्ड SSE. सो वेरिएंस एट्रीब्यूटेड टू रैंडम एरर, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स एरर. देखिए अभी ये इतना बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, आगे बढ़ते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं. राइट नाउ आपको कुछ टर्म याद रखना है. दैट इज SST इज सम ऑफ टोटल स्क्वायर, SSC कॉलम से रिलेटेड है, SSR रो से रिलेटेड है, और SSE जो है ये अनएक्सप्लेन्ड है. दैट इज विद इन सैंपल जो वेरिएशन आएगा, विद इन कॉलम, विद इन रो, विद इन सैंपल जो वेरिएशन आएगा, दैट इज SSE. जब हम इसको टू वे अनोवा को सॉल्व करेंगे तो टू वे अनोवा में दो लेवल पे हमारे पास वेरिएंस आएगा. तो हमारा जो हाइपोथेसिस फ्रेम होगा वो भी दो लेवल पे होगा. एक हाइपोथेसिस फ्रेम होगा फॉर कॉलम और दूसरा होगा फॉर रो. जैसे सपोज इफ C कॉलम्स आर बीइंग एनालाइज्ड बाय अ रिसर्चर, देन नल हाइपोथेसिस कैन बी स्टेटेड एज H naught equal to mu1 equal to mu2 equal to mu3 up to mu C. मतलब क्या है? If there are C number of columns और if there are n number of columns, कॉलम है ना, n number of brand है, ठीक है, तो हर हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा दैट इज स्टेटस को. तो स्टेटस को क्या बोलेगा? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स. जो हमने ब्रांड लिया, टायर के ब्रांड लिए, जो हमने टायर के ब्रांड लिए हैं, इफ देयर आर n नंबर ऑफ ब्रांड्स, तो जो विद इन ब्रांड कंपैरिजन होगा दैट विल बी द स्टेटस को, दैट विल बी माय नल हाइपोथेसिस. और नल हाइपोथेसिस बोलेगा, क्या हो रहा है, कुछ इश्यू आ रहा है क्या? सो दो लेवल पे मेरे नल हाइपोथेसिस बनेंगे. एक कॉलम वाइज रहेगा और दूसरा रो वाइज रहेगा. कॉलम वाइज में क्या है? कॉलम वाइज में है if there are C samples being analyzed by a researcher, then null hypothesis can be treated as mu1 equal to mu2 equal to mu3 equal to mu n. Means there is no significant difference. अगर हम ब्रांड का एग्जांपल लें तो there is no significant difference in the average mean या in the mean of each brand. So that is my null hypothesis. Alternate क्या बनेगा? किसी भी दो ब्रांड में डिफरेंस आ रहा है या फिर ओवरऑल ब्रांड्स में डिफरेंस आ रहा है. So that is my alternate hypothesis. That is all treatment is for column. If all treatment means are not equal, if that is mu1 is not equal to mu2, is not equal to mu3, or mu1 is not equal to mu2 but it is equal to mu3 equal to mu4 mu5, this is also alternate hypothesis.
किसी भी दो ब्रांड के मीन का डिफरेंस अगर आता है तो ऑल्टरनेट है। अगर सभी ब्रांड के मीन में कोई डिफरेंस नहीं आता है, एवरेज लाइफ ऑफ टायर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर सभी ब्रांड का टायर का एवरेज लाइफ इक्वल आता तो नल हाइपोथेसिस बनेगा। अगर किसी भी दो ब्रांड के एवरेज लाइफ में डिफरेंस आ जाएगा तो ऑल्टरनेट बन जाएगा, बिकॉज हम यहां पे उनके मीन का डिफरेंस चेक करना चाहते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा ब्रांड बुरा है, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, फॉर दैट देयर इज डिफरेंट टेस्ट। अनोवा केवल ये चेक करेगा कि क्या इनके मीन में कोई डिफरेंस है। अगर मीन में डिफरेंस है फिर हम आगे का स्टेप लेंगे, हो सकता है मल्टीपल रिग्रेशन पे जाएं या फिर कंजॉइंट एनालिसिस पे जाएं, बट राइट नाउ वी वांट टू चेक वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट। सो दैट इज विद इन कॉलम। अब हम विद इन रो जाएंगे, सो फॉर दैट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग। रो वाले को हम ब्लॉकिंग वेरिएबल कह रहे हैं। सो फॉर ब्लॉकिंग इफेक्ट null and alternate hypothesis can be treated as mu1 equal to mu2 equal to, तो ये रो वाइज कंपैरिजन है। रो वाइज कंपैरिजन क्या हो सकता है, जैसे ब्रांड वाले केस में देखें, ब्रांड को अगर मैंने कॉलम में डाला है और रो वाइज मैंने सिटी डाल दिया है, तो सिटी विल बी माई रो। पहले तो मैंने ब्रांड लिया, ब्रांड कॉलम में है और सिटी जो है वो रोज में है, तो मैं विद इन कॉलम चेक कर सकता हूं, विद इन ब्रांड डिफरेंस चेक कर सकता हूं, विद इन सिटी डिफरेंस चेक कर सकता हूं। वाई ऐसा क्यों करना है? बिकॉज हर एक टायर मैन्युफैक्चरर की टायर की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, जिसकी वजह से टायर के एवरेज लाइफ में वेरिएशन आएगा। दूसरा पैरामीटर हो सकता है कि हर एक सिटी का जो रोड कंस्ट्रक्शन है, रोड की क्वालिटी है, वो डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से एवरेज लाइफ ऑफ टायर विल डिफर। तो मैं दो लेवल पे यहां चेक कर रहा हूं, एक ब्रांड वाइज, दूसरा सिटी वाइज। सो दिस इज कॉल्ड टू वे एनोवा। वेयर एज इन वन वे एनोवा, अगर मुझे केवल मुझे अगर वन वे एनोवा में एनालाइज करना था तो मैं केवल ब्रांड के वेरिएंस को चेक करता। टू वे में मैं ब्रांड के वेरिएंस को भी चेक कर रहा हूं, एट द सेम टाइम मैं सिटी के वेरिएंस को भी चेक कर रहा हूं। सो दैट इज टू वे एनोवा। तो कॉलम वाइज वी हैव ब्रांड्स एंड रो वाइज वी हैव सिटी, एग्जांपल के लिए। तो रो वाइज क्या बन रहा है, अगर सिटी वाइज लेते तो मीन एवरेज लाइफ ऑफ टायर फॉर सिटी 1 इक्वल टू एवरेज लाइफ ऑफ टायर फॉर सिटी 2 इक्वल टू एवरेज लाइफ ऑफ टायर फॉर सिटी 3 एंड सो ऑन। और ऑल्टरनेट क्या बनेगा, किसी भी दो सिटी के टायर के एवरेज लाइफ में डिफरेंस है तो ऑल्टरनेट हुआ, या सभी सिटी के एवरेज लाइफ ऑफ टायर में अगर डिफरेंस आता है तो वो भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा। नाउ ये एक समरी टेबल बनेगी। इस समरी टेबल के बेसिस पे हम लोग, ऐसा समरी टेबल हमने वन वे अनोवा में बनाया था, बट वन वे अनोवा में ये वाला नहीं था, ये वाला पार्ट नहीं था। अब वन वे और टू वे में क्या है, देखिए, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम, सेम प्रोसेस जो वहां पे वन वे में किया था यहां पे भी है, दैट इज कॉल्ड एसएससी, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा C-1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हेल्प करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी यूज्ड टू गेट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जो निकालना है उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। इसके अलावा जब हम मीन स्क्वायर निकालेंगे तो मीन स्क्वायर इज नथिंग बट एसएससी डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम गिव्स मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये मीन वैल्यू दे देता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रो, तो बिटवीन रो निकालेंगे, और रो का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो नंबर ऑफ रो -1, कॉलम का क्या है, नंबर ऑफ कॉलम -1, और मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो क्या आएगा, SSR डिवाइड बाय R-1, SSR डिवाइड बाय R-1 करोगे तो MSR आ गया। MSE कैसे आ रहा है, देखिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स, ये जो एरर्स होते हैं दीज आर अनएक्सप्लेन्ड, जो विद इन सैंपल बनता है दैट इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है इसलिए इसको एरर कहते हैं। सो दैट इज SSE, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट C-1 R-1, और इसका मीन सम एरर क्या आ रहा है, SSE डिवाइड बाय C-1 R-1। SST, इन तीनों को ऐड करेंगे SST आएगा, इन तीनों को डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका N-1 बनता है। अब यहां देखिए, दिस इज F वैल्यू फॉर कॉलम, दिस इज F वैल्यू फॉर रो।
तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल है, दो पैरामीटर है, क्या ब्रांड के मीन में कोई डिफरेंस है, दूसरा क्या सिटी के मीन में कोई डिफरेंस है। तो अगर ब्रांड के मीन में कोई डिफरेंस अगर मुझे चेक करना है, दैट इज बिटवीन कॉलम अगर मुझे चेक करना है, तो आई विल गो फॉर एफ ट्रीटमेंट या एफ कॉलम, दैट विल बी MSC डिवाइड बाय MSE। इसको MSC को MSE से डिवाइड करेंगे तो F कॉलम मिलता है। F रो कैसे मिलता है, MSR डिवाइड बाय MSE करेंगे तो F रो मिलता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, दिस इज माई कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आपने कैलकुलेट करके निकाला है, सैंपल से कैलकुलेट करके निकाला है, और हम एक टैबुलेटेड वैल्यू लेंगे। टैबुलेटेड वैल्यू वो होगा जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू बोलेंगे, जिसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन कि हमारा जो वेरिएंस है, ये थोड़ा डायग्राम गड़बड़ गया, लेट्स से दिस इज माय क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू यहां है। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, क्या ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट में है या राइट में है, इसी के बेसिस पे मेरा नल हाइपोथेसिस का इंटरप्रिटेशन है। इफ माई क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है, अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू लेफ्ट साइड आता है, इस कर्व में आता है, तो माई नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर यही वैल्यू राइट साइड में आता है, मतलब क्रिटिकल वैल्यू से इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो alternate hypothesis will be accepted or null hypothesis will be rejected. So this is for column. Similar interpretation will be drawn for row. रो का अलग से ग्राफ बनेगा, रो का अलग से क्रिटिकल वैल्यू आएगा, और उसके क्रिटिकल वैल्यू के बेसिस पे वी विल कंपेयर कि जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो टैबुलेटेड वैल्यू मीन्स क्रिटिकल वैल्यू है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। इफ माई कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू तो एक्सेप्टेड रीजन में आ रहा है, और यही अगर ज्यादा आता है तो ये रिजेक्शन रीजन में आएगा। सो दिस इज समरी टेबल। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको समझते हैं किस तरीके से वो सॉल्व किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप्स थोड़े से लेंदी स्टेप्स हैं, बट आप उसके लॉजिक को समझिए और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स से दिस इज वन न्यूमेरिकल. Numerical is a company which produces stationary atoms wants to diversify into photocopy paper manufacturing business. तो जो कंपनी है वो अभी केवल स्टेशनरी आइटम्स को प्रोड्यूस करता है ना। अब वो फोटोकॉपी पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंटर करना चाहता है. द कंपनी हैज डिसाइडेड टू फर्स्ट टेस्ट मार्केट. तो पहले कंपनी जो है वो मार्केट रिसर्च करेगी, मार्केट को टेस्ट करना चाहती है. दैट इज नथिंग बट रिसर्च. द प्रोडक्ट इन द 3 एरियाज टर्म्ड एज नॉर्थ एरिया, सेंट्रल एरिया एंड साउथ एरिया. तो उन्होंने एक रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है. सो हमें यह चेक करना होगा कि क्या जो फोटोकॉपियर प्रोडक्ट है उसके डिमांड में कोई डिफरेंस है बिटवीन दीज रीजन्स, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ. एक पैरामीटर हो गया, एक वेरिएबल हो गया. दूसरा, द कंपनी टेक्स अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 सेल्समैन. 5 सेल्समैन S1, S2, S3, S4, S5, ये 5 सेल्समैन भी लिया है फॉर दिस पर्पस. तो हमें एक तो ये चेक करना है क्या रीजन वाइज कोई डिफरेंस है, दूसरा क्या सेल्समैन वाइज कोई डिफरेंस है. तो हमारे पास 2 पैरामीटर है, 2 वेरिएबल है चेक करना है. सेल्समैन के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, दूसरा रीजन वाइज सेल्स की अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट करना है. तो क्योंकि यहां पे 2 वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल को हमें एक साथ एनालाइज करना है, इसलिए 2 वे आया. अगर इसी क्वेश्चन में केवल रीजन वाइज पूछा होता या केवल सेल्समैन के परफॉर्मेंस को पूछा होता तो 1 वे अनोवा करते हम लोग. तो दोनों में डिफरेंस किस तरीके से आया वो आपको समझना है. द सेल्स वॉल्यूम जनरेटेड बाय दीज 5 सेल्समैन. तो ये सेल्स वॉल्यूम दिया गया है ना. तो आप देखिए ये सेल्स जो सेल्स पर मेन है इनको एक्स एक्सिस पे रखा है और जो रीजन है उसको वाई एक्सिस पे रखा है. तो हमारे पास 2 एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे सेल्समैन S1, S2, S3, S4, S5 है और वाई एक्सिस पे नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन एंड साउथ रीजन. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो, ये लिस्ट से क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं. यूज, यहां पे बेसिकली उसने मेंशन कर दिया कि रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन यूज करो. अगर मेंशन नहीं किया होता तो हमें समझना है किस तरीके से यहाँ पे 2 वे आ रहा है या 1 वे आ रहा है.
सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर सेल्समैन सिग्निफिकेंटली डिफर इन परफॉर्मेंस, क्या सेल्समैन के परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है? तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज चेक करना चाहते हैं। दूसरा पूछ रहा है वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेल्स कैपेसिटी बिटवीन रीजन्स। तो यहां पे रीजन्स का भी पूछ रहा है, मतलब रो वाइज भी हमें वेरिएंस चेक करना है। कॉलम वाइज तो बोल रहा है S1 S2 S3 S4 में क्या कोई डिफरेंस है, इसके अलावा पूछ रहा है क्या रीजन वाइज भी कोई डिफरेंस है सेल्स में, सेल्स कैपेसिटी। देन टेक 95% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, मींस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। तो अल्फा की वैल्यू यहां से हमें मिल गई है, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग क्रिटिकल वैल्यू। सो 95 कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में देखिए वो दे रहा है कि उसने 5 सेल्समैन रैंडमली कोई सेलेक्ट किए और 3 रीजन उसने सेलेक्ट किया और उनको फोटो कॉपी पेपर का जो बिजनेस है उसमें उसने बिजनेस के लिए भेजा। दैट इज टू डू अ रिसर्च कि उसके जो प्रोडक्ट है ना, उसका जो नया प्रोडक्ट है उसकी बाइंग कैपेसिटी या उसकी सेल्स में क्या डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस 2 वजह से आ सकता है। एक, जो सेल्समैन भेजा है उनकी वजह से सेल्स में डिफरेंस आ सकता है। दूसरा, जो रीजन है उन रीजन में डिफरेंस आ सकता है। तो यहां पे 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के मीन को कंपेयर करना है, इसलिए यहां पे 2 वे अनोवा आया है। इवन तो अगर आप ये क्वेश्चन 1 और 2, ये जो 1 और 2 क्वेश्चन है इसको देखोगे तो इससे तो डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि ये 2 वे अनोवा पूछ रहा है, क्योंकि यहां पे एक बार सेल्समैन के बारे में पूछ रहा है तो दूसरी बार सेल्स कैपेसिटी ऑफ रीजन के बारे में पूछ रहा है, इसलिए 2 वे लगना चाहिए। एल्स अगर ये नहीं दिया होता तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ये 2 वे अनोवा अप्लाई होता है। अब चलिए जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं 7 स्टेप्स, उसके थ्रू इसको समझते हैं। ये ऊपर चला गया है। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज टू फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम कर रहे हैं, है ना। तो नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स एंड रोज, है ना, क्योंकि हमारे पास दो पैरामीटर है, 2 वेरिएबल है जिसको एनालाइज करना है। कॉलम सेल्समैन, रोज रीजन। तो इसलिए हमारा जो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा वो 2 पार्ट में बनेगा, एक फॉर कॉलम बनेगा, दूसरा फॉर रोज बनेगा। तो कॉलम वाइज देखिए क्या है, कॉलम वाइज है कितने कॉलम में कौन है, सेल्समैन है। तो हम क्या चेक करेंगे, इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सेल्स ऑफ सेल्समैन। तो यहां पे क्या ले रहे हैं हम, नल हाइपोथेसिस में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन ऑफ सेल्समैन। तो μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ4 इक्वल टू μ5। 5 सेल्समैन है तो 5 सेल्स का जो मीन आएगा वो इक्वल होना चाहिए फॉर नल। ऑल्टरनेट में क्या आएगा, सभी के मीन में डिफरेंस है या किसी भी 2 के मीन में अगर डिफरेंस भी आता तभी हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाता। सो ऑल कॉलम मीन्स आर नॉट इक्वल और एनी 2 कॉलम मीन्स आर नॉट इक्वल, तो वो ऑल्टरनेट बनता। सो दिस इज फॉर कॉलम। अब आते हैं रो में। रो में क्या है, रीजन वाइज है। तो हमारे पास 3 रीजन है, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस बनेगा क्या बनेगा कि जो मीन है, मीन ऑफ रीजन नल में दे शुड बी इक्वल, और अल्टरनेट में बनेगा ऑल मीन्स आर डिफरेंट या किसी भी दो मीन में डिफरेंस अगर आ जाता है तो अल्टरनेट बनता है। तो नल में क्या बनाया, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 फॉर रोज, है ना, ये रो के लिए है। रो में कौन है, रीजन, एरिया, लोकेशन। ऑल्टरनेट क्या बना, ऑल रोज मीन्स आर नॉट इक्वल और एनी 2 रो मीन आर नॉट इक्वल, सो दैट इज ऑल्टरनेट। सो वी हैव column wise null hypothesis and alternate hypothesis and row wise null and alternate hypothesis. So this is step number 1. Step number 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी जो भी statistical test हमने किया है सभी को मैंने step wise किया है, सभी में similar step ही है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हाइपोथेसिस फ्रेम करना। अब आते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप इज टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन से समझ में आ गया है कि यहां पे 2 वेरिएबल हैं और क्योंकि ये डेटा रेशियो या इंटरवल स्केल में है, अनोवा ही लगने वाला है, आपके कोर्स में अनोवा ही है, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगने जा रहा है।
और कौन सा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होगा, वन वे होगा कि टू वे होगा? तो हमने यहां देखा सिंस देयर आर टू वेरिएबल दैट इज सेल्समैन एंड रीजन, उनके मीन्स को कंपेयर करना है, देयरफॉर इट इज अ टू वे अनोवा। तो द टेस्ट इज appropriate test is F test statistics in two way ANOVA। तो टू वे अनोवा के लिए हम F कॉलम मेजर करेंगे और F रो मेजर करेंगे। F क्या है? F स्टैटिस्टिक्स, F वैल्यू, F टेस्ट है ना, F टेस्ट जो अनोवा का जो रिजल्ट आता है उसको F वैल्यू बोलते हैं। तो F कॉलम क्या आता है? MSC बाय MSE। MSC क्या है? कॉलम। MSE क्या है? एरर। M क्या है? मीन सम स्क्वायर बिटवीन कॉलम, मीन सम स्क्वायर ऑफ एरर्स। MSC क्या है? मीन स्क्वायर कॉलम, और MSE क्या है? मीन स्क्वायर एरर। इसी तरीके से जब मैं रो वाइज चेक करूंगा तो रो में क्या आ रहा है? F रो इक्वल टू MSR, मीन सम स्क्वायर ऑफ रो अपॉन मीन सम स्क्वायर ऑफ एरर। सो MSR एंड MSE। तो हमें करना क्या है? हमें F वैल्यू चाहिए। F वैल्यू के लिए MSC और MSE चाहिए, MSR और MSE चाहिए। MSR के लिए SSR चाहिए, MSC के लिए SSC चाहिए, है ना। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, सम स्क्वायर बिटवीन रो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। तो ये सारी वैल्यू चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 है डिटरमिन एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो ये हमने टेस्ट अप्लाई किया, ये टेस्ट लगेगा टू वे अनोवा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं? सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 95% LOS, 95% कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है, देयरफॉर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%। 95% दिया है, दैट इज कॉन्फिडेंस लेवल। तो एरर कितना है? 5%। तो 5% मीन्स 0.05। सो दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4, सेट द डिसीजन रूल। डिसीजन कैसे लिया जाएगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम कब एक्सेप्ट करेंगे, कब रिजेक्ट करेंगे, कॉलम वाइज कब एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रो वाइज कब एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, दैट इज सेट द डिसीजन रूल। तो डिसीजन रूल में हम क्या करेंगे? हमारा LOS कितना है? LOS है 5%। सो 5% पे जो भी क्रिटिकल वैल्यू होगी, क्रिटिकल वैल्यू टेबल से मिलेगी या क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर में आपको दिया जाएगा। तो जो क्रिटिकल वैल्यू है, F क्रिटिकल वैल्यू, और जो हम कैलकुलेट करके लाएंगे, जो ऊपर हमने देखा स्टेप नंबर 2 में F कॉलम और F रो, तो दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू। सो इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू देन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्योंकि जब ये F कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा होगा तो कहां जाएगा? जब वो बड़ा होगा तो वो क्रिटिकल वैल्यू से अगर बड़ा है तो यहां कहीं जाएगा, मतलब ये रिजेक्शन रीजन में जाएगा। और यही अगर वैल्यू कम होती तो इधर आता, एक्सेप्टेड रीजन में रहता। सो इफ F कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन F क्रिटिकल, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अच्छा, अब ये निकालें कैसे? ये हमें कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको एक निकाल के बताता हूं किस तरीके से आएगा टेबल के थ्रू। इवन तो मैंने बाकी वीडियो में भी इसी तरीके से आपको निकालना बताया है, पर देखिए कॉलम वाइज अगर हम जाते हैं तो कॉलम वाइज में फॉर कॉलम F क्रिटिकल 3.84, ये 3.84 आता है। ये कैसे आता है अभी हम टेबल से देखेंगे। वेयर अगर हमें टेबल से वैल्यू देखनी है, फॉर दैट वी रिक्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जो F क्रिटिकल है इसके लिए हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। क्योंकि हम कॉलम में हैं तो हमें MSC का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, MSC का, और दूसरा MSE का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। और इसके बेसिस पे, क्योंकि अनोवा में हमारे पास 2 अनोवा के अंदर आप देखोगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है, जिसके बेसिस पे हमें क्रिटिकल वैल्यू मिलती है। सो वेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलता है? C-1, कितना आ गया? 4। कितने C? कॉलम कितने? 5 सेल्समैन, 5 - 1 4, सो दैट इज 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर इज MSE। तो समरी टेबल अगर आप याद रखोगे तो डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगा? C-1 × R-1।
5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 इंटू आर माइनस 1, आर कितने हैं 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो ये आ जाएगा 8। तो हमारा कॉलम में न्यूमरेटर है 4 और डिनोमिनेटर है 8। रो में देखिए इसी तरीके से रो का देख लेते हैं। रो का क्रिटिकल वैल्यू 4.46 कैसे आया, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे आया। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, रो वाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगा, न्यूमरेटर में कौन होगा, MSR होगा, न्यूमरेटर में MSR होगा। तो MSR का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बना, R-1। जैसे यहां पे C-1 था कॉलम में, R-1 रो में। कितना है, रो 3 था, है ना। 3 कौन सा, नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन, साउथ रीजन, 3 रीजन थे। 3-1 2। और डिनोमिनेटर तो MSE आएगा। MSE का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 8, तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 ही रहेगा। अब यहां पे याद रखिए क्या क्या है हमारे पास। कॉलम के लिए हमारे पास है 2 डिग्री ऑफ 4 एंड 8, कॉलम के लिए 4 एंड 8 जिसकी वैल्यू 3.84, और रो के लिए 2 एंड 8 जिसकी वैल्यू है 4.46। तो अब हम इसको टेबल से देखते हैं कि टेबल से ये वैल्यू कैसे आती है। तो पहले हम कॉलम का देख लेते हैं। कॉलम का है 4, न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 एट 5% LOS। तो F टेबल पे जाते हैं, ये F टेबल है ना, क्रिटिकल वैल्यू फॉर F डिस्ट्रीब्यूशन। F डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए न्यू1 और न्यू2 दिया रहता है। न्यू1 एंड न्यू2 आर नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है। तो एक न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थे, 4 और 8। 4 था न्यूमरेटर का, 8 था डिनोमिनेटर का, और LOS कितना है 5%। तो 4 एंड 8, तो देखिए 4 इधर से आ रहे हैं और 8 यहां से। तो जहां पे 4 और 8 मिल रहे हैं, 4 और 8, उसका कितना वैल्यू है, F क्रिटिकल वैल्यू इज 3.84। सो दिस इज माई क्रिटिकल वैल्यू। ये किसका क्रिटिकल वैल्यू है, कॉलम का। कैसे मिला, कॉलम का न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 8। तो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी माई क्रिटिकल वैल्यू। सिमिलरली फॉर रो का न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 8। 2 और 8 4.46। 2 क्या है, न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 8 क्या है, डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका क्रिटिकल वैल्यू कितना आया, 4.46। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया जाता है। मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, एल्स आप एक इसका प्रिंट आउट भी लेते जाएंगे। और बेसिकली क्योंकि आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको ये वैल्यू निकालने आना चाहिए। क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसा क्यों, कहां से आया, क्वेश्चन में कहां से आया, ये आपको जानना चाहिए। सो दिस इज हाउ। सो आपने देखा कि जो क्रिटिकल वैल्यू था जो हमने निकाला वो 3.84 और 4.46 था। सो दिस इज माई क्रिटिकल वैल्यू फॉर कॉलम एंड रो। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 में, डेटा इज कलेक्टेड। तो रिसर्च में आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, यहां पे क्वेश्चन में डेटा आपको दिया गया है। स्टेप नंबर 6, एनालाइज द डेटा। अब एनालाइज द डेटा, जो आपके पास डेटा आ गया या हमारे क्वेश्चन में जो डेटा दिया है, इस डेटा को अब हमें एनालाइज करना है। तो कैसे करना है, देखिए ये इस तरीके का आपका एक टेबल बनेगा। इस टेबल को आप देखिए, ये टेबल मैंने जो क्वेश्चन में दिया है उसी क्वेश्चन का ही ये टेबल है। देखिए S1, S2, S3, S4, S5 ये क्या है, ये सभी के सभी सेल्समैन है। S1, S2, S3, S4, S5 कॉलम वाइज कौन है, सेल्समैन। और रो वाइज कौन है, रो वाइज में है हमारा रीजन, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ, ठीक है। और ये वैल्यूज दे रखी 24, 22, 23 ये सारी। अब देखिए सिंपल, कॉलम वाइज सबको ऐड कर दीजिए, सभी का कॉलम वाइज एडिशन है ये। 78 इज एडिशन ऑफ 26, 27, 25, 70 इज एडिशन ऑफ 23, 25, 22। इसी तरीके से सबका एडिशन करते हैं। इसी तरीके से हम रो वाइज एडिशन करेंगे, 24 प्लस 30 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 32 135, 22 प्लस 32 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 31 137। तो रो वाइज सभी का एडिशन हो गया, कॉलम वाइज सभी का एडिशन हो गया।
अब इनका मीन लेंगे, क्योंकि हम करते क्या है अनोवा में, हम वी वांट टू कंपेयर देयर वेरिएंस, और वेरिएंस कहाँ, किसका वेरिएंस, मीन का वेरिएंस, तो हमें इनके मीन निकालना है। तो हमने इनका मीन निकाल लिया। मीन कैसे है, 69 डिवाइड बाय 3, 1 2 3 ना, तो ये टोटल का सम 69, इनका एवरेज क्या आया 23, टोटल का सम 90, इनका एवरेज क्या आया 30। तो ये क्या होगा, ये सभी के मीन वैल्यू आ गए। इसी तरीके से यहां पे मीन वैल्यू निकालेंगे रो वाइज। तो रो वाइज मीन कैसे है, 135 डिवाइड बाय 5, 1 2 3 4 5, 135 डिवाइड बाय 5 इज 27, इसी तरीके से 27.4, 26। तो ये मीन आ गए, रो के मीन और कॉलम के मीन। तो कॉलम वाइज मीन है ये, और रो वाइज मीन है। दिस इज कॉल्ड ग्रैंड टोटल। ये ग्रैंड टोटल क्या है, इन सभी को अगर आप ऐड कर दोगे, है ना, ये सभी को ऐड करेंगे तो 402 आएगा, या इनको आप ऐड करोगे तो भी 402 आएगा। सो दिस इज कॉल्ड ग्रैंड टोटल। इस ग्रैंड टोटल का दिस इज माय मीन वैल्यू, ग्रैंड मीन। तो ये ग्रैंड मीन कैसे आया, 402 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 और ये 5, 3 इंटू 5 15, ये टोटल 15 डेटा है। तो 402 डिवाइड बाय 15 करेंगे 26.8। सो 26.8 इज कॉल्ड ग्रैंड मीन। तो यहां पे देखिए जो ग्रैंड मीन है ये सब पूरे का है। अब इस ग्रैंड मीन से कॉलम वाइज क्या वेरिएशन आ रहा है और इस ग्रैंड मीन से रो वाइज क्या वेरिएशन आ रहा है। अब यहां थोड़ा ध्यान देंगे, अगर हम कॉलम वाइज देखें देयर इज अ वेरिएशन, क्योंकि ये 23 है, ये 30 है, ये 26 है, 23.3 है, 31 है, इनमें वेरिएशन दिख रहा है। इसी तरीके से रो वाइज देखेंगे 27, 27.4, 26, इनमें भी वेरिएशन दिख रहा है। ये तो आपस के वेरिएशन हो गए। इसके अलावा अगर हम ग्रैंड वैल्यू देखें, ग्रैंड मीन देखें, तो ग्रैंड मीन से इन तीनों में वेरिएशन है, ग्रैंड मीन से इन पांचों का वेरिएशन है। तो अनोवा में हम इसी वेरिएंस को कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या कॉलम वाइज वेरिएंस है, सिग्निफिकेंट वेरिएंस है विद 5% एलओएस, रो वाइज सिग्निफिकेंट वेरिएंस है विद 5% एलओएस, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए ग्रैंड टोटल 402 आ गया, इसका ग्रैंड मीन 26.8 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं एसएससी। एसएससी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर्स लेना है, सम ऑफ स्क्वायर्स लेना है बिटवीन कॉलम। ये कैसे निकल रहा है, कॉलम देखिए, कॉलम कितने हैं, कॉलम है 1 2 3 4 5 कॉलम है, ठीक है। हर कॉलम में कितने हैं, 1 2 3, तो इसका जो सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम बन रहा है दिस इज समेशन साइन। समेशन का मतलब ऐड करना है, ऐड क्या करना है, 1 to C, कितने C हैं 5, सो 1 से 5 मतलब 5 कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 का एडिशन करना है। पर ऐड करना क्या है, ऐड करना है, यहां देखिए कॉलम वाइज मीन, ये एक्स जे बार जो है दिस इज मीन वैल्यू, ये जो हमने मीन वैल्यू निकाला है ना कॉलम मीन, ये एक्स जे बार है। और एक्स डबल बार क्या है, एक्स डबल बार इज ग्रैंड मीन, ये जो आपने निकाला है दिस इज एक्स डबल बार। और ये जो वैल्यू सारी निकाली है, ये सारी वैल्यूज ये सब एक्स बार है। तो हमें ये किस में निकालना है, कॉलम वाइज निकालना है। तो जैसे कॉलम 1 का जो मीन है 23 और ग्रैंड मीन है 26.8, इनमें क्या डिफरेंस आया। इसी तरीके से सेकेंड 30 और 26.8, इनमें क्या डिफरेंस आया, तो वही, और उसका फिर स्क्वायर करेंगे और उसका एडिशन, ये फॉर्मूला वही बताता है। देखिए क्या किया गया है, 3, ये 3 क्या है, 3 इज नथिंग बट आर, आर क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3, तो ये 3 आ गया, आर की वैल्यू आ गई, ठीक। उसके बाद ये वैल्यू क्या है, 23 माइनस 26.8, दिस इज फॉर कॉलम 1, कॉलम 1 का मीन कितना है 23 और ग्रैंड मीन कितना है 26.8, इनका डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या बताने जा रहा है, ये वेरिएंस बता रहा है कॉलम 1 के मीन का विद रिस्पेक्ट टू ग्रैंड मीन। कॉलम 1 का मीन 23, ग्रैंड मीन 26.8, इनके डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है दैट इज वेरिएंस। तो देखिए 23 माइनस 26.8 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स, प्लस 30 माइनस 26.8, 30 सेकेंड कॉलम का मीन माइनस ग्रैंड मीन स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से करेंगे 26 माइनस 26.8 स्क्वायर प्लस 23.3 माइनस 26.8 स्क्वायर प्लस 31.7 माइनस 26.8 स्क्वायर,
तो इन सभी का स्क्वायर का एडिशन करेंगे, दैट विल बी सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम। SSC की वैल्यू आ जाएगी 183.066। तो ये आया SSC। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे SSR। तो SSR क्या आएगा, देखिए SSR SSR नाउ विल कैलकुलेट। सेम टेबल है, SSR के लिए भी सेम टेबल रहेगा, सेम जो आप पहला वाला टेबल में जो भी वर्क कर लिया उसी का यूज होगा। इसमें ग्रैंड टोटल 402 आया, ग्रैंड मीन उतना ही आया, केवल चेंज क्या आया, SSR की वैल्यू देख लेते हैं। SSR की वैल्यू देखिए, SSR क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रोज, ये SSR है। ये कितना आया, तो यहां पे देखिए उन दोनों में चेंज क्या है, यहां पे C आ गया 1 to R x I बार माइनस x डबल बार। ये क्या है, ये है आपका रो के मीन, और ये वैल्यू क्या है, ग्रैंड मीन। C क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो सेम रिलेशन आ रहा है, 5 आया, 5 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम कितने, 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि रो में हर एक रो में 5 है ना, 5 है, इसलिए 5 आया। 27 माइनस 26.8, 27 क्या है, 27 फर्स्ट रो का जो मीन है उसका ग्रैंड मीन से डिफरेंस, उसका स्क्वायर, प्लस सेकेंड रो का मीन, ग्रैंड मीन से डिफरेंस उसका स्क्वायर, प्लस थर्ड रो का मीन, ग्रैंड मीन से डिफरेंस उसका स्क्वायर, इन सभी का सम करते हैं तो आता है 5.2। तो हमारे पास SSC आ गया है और SSR आया है। सो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। SSR सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रो, ये हमने निकाल लिया, 5.2 आ गया। सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रो एंड सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, ये हमने निकाल लिया है। अब आगे जाते हैं। अब यहां देखिए, अब निकाल लेते हैं SSE। ये SSE क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल। ये सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल का क्या मतलब होता है, जो भी हमारे पास सैंपल हैं, जो भी हमारे पास टेबल में जितने डेटा हैं, हर एक डेटा के आपस में भी वेरिएंस आ सकता है। समझिए ये क्या मैं बोलना चाहता हूं। एक तो कॉलम वाइज डिफरेंस आ रहा है, सेल्समैन वाइज डिफरेंस हुआ, दूसरा सिटी वाइज डिफरेंस हुआ। इसके अलावा हर एक कॉलम में रो वाइज और कॉलम वाइज डिफरेंस बन रहा है। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा हूं कि एक ही कॉलम के जितने भी सैंपल हैं, जितने भी डेटा है, उन डेटा के बीच में भी वेरिएशन होगा। दैट इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, दैट इज SSE, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल। सैंपल्स के बीच में ही एरर अगर आता है, वेरिएंस आता है, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स। तो इसका क्या रिलेशन है, इसका यहां रिलेशन देखिए, इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है। ये देखिए क्या है, 2 बार समेशन है, दो चीजों का समेशन आ रहा है, और इसमें देखिए हर XIJ का मतलब है हर एक सैंपल, हर एक डेटा को लेना है और उस डेटा के रो के मीन से माइनस करना है, और उस डेटा को उसके कॉलम के मीन से माइनस करना है, और उसमें ग्रैंड मीन ऐड कर देना है। ट्रिकी लग रहा है, देखिए क्या हो रहा है, जो भी टेबल में जितने भी हमारे पास डेटा हैं, उस एक डेटा को पकड़ना है, वो डेटा जिस रो में आ रहा है उस रो के मीन को उससे माइनस कर देना है, और वो डेटा जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम के मीन को उससे माइनस कर देना है, और उसमें ग्रैंड मीन को ऐड कर देना है। अब ये कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि जो भी डेटा हमने लिया, उस डेटा के रो का जो मीन आया है, उस मीन में डिफरेंस किसकी वजह से आया है, उस सैंपल की वजह से आ सकता है। कितना आया है, तो हमने क्या किया, उस वैल्यू को उस रो के मीन से माइनस कर दिया। सिमिलरली वो जो डेटा है, कॉलम में जो मीन है, उस मीन का जो डिफरेंस आ रहा है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ दैट डेटा। तो वो कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो हमने उसमें से उस पर्टिकुलर कॉलम के मीन को भी माइनस किया है, और फिर ग्रैंड मीन को ऐड कर दिया, क्योंकि ग्रैंड मीन ओवरऑल मीन को कंसीडर करता है, ओवरऑल मीन में जो डिफरेंस है उसको उसने लिया है। तो इसलिए यहां पे हो क्या रहा है,
हर एक डेटा को उसके रो के मीन से माइनस करना है, उसके कॉलम के मीन से माइनस करना है और उसमें ग्रैंड मीन को ऐड कर देना है। सो दिस इज माई सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स। और ये देखिए कैसे कैलकुलेट किया है। जैसे फर्स्ट वाला डेटा 24 था, 24 में से उसके कॉलम के मीन माइनस उसके रो का मीन प्लस ग्रैंड मीन उसका स्क्वायर। देखिए जो सेकेंड डेटा है, सेकेंड है 22 माइनस 23 क्या है, कॉलम का मीन माइनस रो का मीन। ये सेकेंड 22 जो है वो सेकेंड रो में आ रहा है, तो सेकेंड रो का जो मीन है माइनस किया प्लस ग्रैंड मीन। इस तरीके से हर एक डेटा के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेप जो अनोवा में करना पड़ता है, जहां पे आपको हर एक डेटा लेना है, उस डेटा को उसके रो से और उसके कॉलम के मीन से और रो के मीन से को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो ग्रैंड मीन है उसको ऐड कर देना है। तो सभी डेटा, जितने भी डेटा हैं, सभी डेटा के साथ यही ऑपरेशन किया गया है। 32 एक डेटा है, वो डेटा जिस भी कॉलम में आ रहा है उस कॉलम का मीन माइनस जिस रो में आ रहा है उस रो का मीन प्लस ग्रैंड मीन। जैसे ये लास्ट डेटा है, लास्ट डेटा 32 है, 32 को उस कॉलम के मीन से माइनस करना है, उस रो के मीन से माइनस करना है और उसमें ग्रैंड मीन ऐड कर देना है और उनका स्क्वायर कर देना है। सो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बट इससे हमें विद इन सैंपल जो भी वेरिएशन आ रहा है, विद इन सैंपल जो भी एरर डेवलप हो रहा है, जो अनएक्सप्लेन्ड एरर आ रहा है, वो हमें मिल जाता है। और इस एक्टिविटी को करने के बाद जो वैल्यू आ रही है फॉर द गिवन केस दैट इज 12.13। आई विल रिकमेंड कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को आप खुद से नोटबुक में सॉल्व करिए, एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यह आ गया आपका SSE। तो SSE, तो यहां पे आपके पास SSE की वैल्यू आ गई है, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स 12.13। अब इसके बाद हमारे पास क्या क्या आ गया अभी, SSC that is sum of squares within column, SSR that is sum of square within row और थर्ड SSE that is sum of squares within sample। ये तीन आ गया है। अब इन तीनों को इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे तो आपको मीन सम ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे देखिए मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन कॉलम, मीन स्क्वायर विद इन कॉलम कैसा है, SSC डिवाइड बाय C-1। SSC कितना आया था 183.06 डिवाइड बाय C-1। कितने कॉलम है 5 -1, 5 - 1 4, तो 183.06 डिवाइड बाय 4 करेंगे 45.76। दिस इज MSC, दैट इज मीन स्क्वायर विद इन कॉलम। नेक्स्ट है इसी तरीके से MSR क्या है, मीन स्क्वायर विद इन रो। ये कैसे आया मीन स्क्वायर विद इन रो, SSR डिवाइड बाय R-1, दैट इज 5.2 डिवाइड बाय 3-1। 3 कहां से है, नंबर ऑफ रो 3 है, उसमें से 1 माइनस किया 2, इसकी वैल्यू आ गई 2.6। लास्ट देखते हैं SSE को यूज करेंगे, जिससे मिलेगा हमें मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर कैसे मिलता है, SSE डिवाइड बाय N-R-C प्लस 1। तो N क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज, जो सैंपल साइज है 15 माइनस नंबर ऑफ रो 3 माइनस नंबर ऑफ कॉलम 5 प्लस 1। तो ये होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर। क्योंकि हम हर एक सैंपल का ले रहे हैं, इसलिए टोटल सैंपल कितने रो हैं कितने कॉलम है प्लस 1 इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको एक डेटा, एक सैंपल कंसिडर करना है, इसलिए इसको प्लस 1 किया जाता है। सो दैट इज 1.52। ये तीनों वैल्यू आ गई हैं। अब इसको 45.76 को इससे डिवाइड करेंगे तो F वैल्यू फॉर कॉलम आएगा, 2.6 डिवाइड बाय 1.52 करेंगे तो F वैल्यू फॉर रो आ जाएगा। देखिए सो F कॉलम क्या आया, F कॉलम आया MSC बाय MSE, 45.76 डिवाइड बाय 1.52 कितना आ गया 30.17। इसी तरीके से F रो क्या है, MSR डिवाइड बाय MSE, MSR कितना है 2.6 डिवाइड बाय 1.52, so 1.71 is F row. So what I recommend, आप यहां तक कैलकुलेशन कर लीजिए,
यहां तक कैलकुलेशन, क्योंकि ये वैसे ही लेंथी कैलकुलेशन है, यहां तक कैलकुलेशन करने के बाद ये कैलकुलेशन आप यहां मत करिए, आप डायरेक्टली समरी टेबल बनाइए। इन कैलकुलेशन को यहां मत करिए, डायरेक्टली समरी टेबल बनाइए। जो समरी टेबल है उसमें आप वैल्यू रख दीजिए और ज्यादा आसान होगा कैलकुलेशन समरी टेबल में। जैसे यहाँ पे SSC की वैल्यू हमने निकाल ली थी, SSR की वैल्यू निकाल ली, SSE की वैल्यू निकाल ली थी, ये तीनों वैल्यू निकाल ली है। इन तीनों वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, है ना। SST क्या होता है, इन सभी को ऐड कर देंगे तो SST आता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो आप केवल ऊपर 3 को ही करेंगे तब भी चल जाएगा। SSC, SSR, SSE, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनता है, C-1, R-1, C-1 इंटू R-1। तो ये इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गए, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब इसका मीन वैल्यू निकालना है। MSC कैसे मिलेगा, MSC, सो दिस वैल्यू डिवाइड बाय 4, है ना। SSC डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा। SSR डिवाइड बाय 2 करेंगे तो MSR आ गया। SSE डिवाइड बाय 8 करेंगे तो MSE आ गया। अब ये F वैल्यू कैसे आया, दिस डिवाइड बाय इसको MSC को MSE से डिवाइड करो, MSR को MSE से डिवाइड कर दो, MSC डिवाइड बाय MSE, MSR डिवाइड बाय MSE, ये हमें मिल जाता है कैलकुलेटेड वैल्यू। ये कॉलम का कैलकुलेटेड वैल्यू है 30.17, दिस इज रो कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज 1.71। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 6। लास्ट स्टेप बचता है दैट इज इंटरप्रिटेशन। ये जो वैल्यू आ गई है इससे हम क्या इंटरप्रेट, क्या समझेंगे, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या मिला, क्या कंक्लूड करेंगे, दैट इज लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप किस तरीके से एनालाइज होगा, देखिए, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये हमारा होगा क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कहां से आई, जो हमने टेबल में देखा था, टेबल से क्रिटिकल वैल्यू है। कॉलम का क्रिटिकल वैल्यू अलग है, रो का क्रिटिकल वैल्यू अलग है। अल्फा क्या है, अल्फा इज LOS। अब जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू आया है जैसे 30.17, सो 30.17 कॉलम का कैलकुलेटेड वैल्यू है और क्रिटिकल वैल्यू कितना था 3.84 आई गेस। तो 3.84 यहां पे आ रहा है, 3.84 यहां पे आ रहा है क्रिटिकल वैल्यू, और हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू कहां आ रहा है 30.17, वो यहां कहीं है। तो वो कहां जा रहा है, रिजेक्शन रीजन में जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, कॉलम वाइज जो हमने लिया था, कॉलम वाइज जो नल हाइपोथेसिस लिया था, क्या लिया था, कॉलम वाइज नल हाइपोथेसिस लिया था कि एवरेज सेल ऑफ ईच सेल्समैन इज सेम, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सेल्स ऑफ सेल्समैन। तो वो हमारा नल बना था, तो यहां पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, there is a significant difference in sales of salesman, that is mu1 is not equal to mu2 is not equal to mu3 and mu5, क्योंकि इसकी वैल्यू कहां आ रही है, रिजेक्शन रीजन में जा रही है। यही चीज अगर हम रो वाइज देखें, रो वाइज में जो क्रिटिकल वैल्यू था दैट वाज अराउंड 4.84, क्रिटिकल वैल्यू रो वाइज में 4.84 था क्रिटिकल वैल्यू, और हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रहा है 1.71, 1.71 कहां आएगा, इस रीजन में आएगा। कहां आ रहा है, एक्सेप्टेड रीजन, नॉन रिजेक्शन रीजन, एक्सेप्टेड रीजन में आ रहा है। और रो वाइज में क्या था, रो वाइज में हमने रीजन लिया था, लोकेशन लिया था। तो व्हाट विल बी आवर इंटरप्रिटेशन, कि जो लोकेशन वाइज या रीजन वाइज जो सेल्स है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब रीजन वाइज कोई इंपैक्ट नहीं है डिफरेंस का, इंपैक्ट डिफरेंस का है कॉलम वाइज, दैट इज सेल्समैन वाइज ही डिफरेंस है। इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या आया, वही सेम ग्राफ। स्टेटमेंट क्या है, स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन क्या मिला, एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर कॉलम F कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन F क्रिटिकल वैल्यू। F कैलकुलेटेड कितना है 30.17 और F क्रिटिकल वैल्यू कितना है 3.84, तो ये वाली वैल्यू आ गई। सो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, क्योंकि कहां आ रहा है वो, रिजेक्शन रीजन में, यहां कहीं आ रहा है। Thus there is a sufficient evidence to conclude that there is significant difference in the performance of 5 salesmen in terms of generation of sales. So ये conclusion आ रहा है और इस तरीके का आपको statement लिखना होगा। Thus there is sufficient evidence or insufficient evidence to conclude that
देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो जैसे इस केस में देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ 5 सेल्समैन इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ सेल्स। दिस इज फॉर कॉलम। इसी तरीके से रो का देखेंगे। रो वाइज क्या है, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन एफ क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि एफ कैलकुलेटेड 1.71 आ रहा है और एफ क्रिटिकल आ रहा है 4.46। तो कहां आएगा वो, एक्सेप्टेड रीजन में आएगा 1.17। सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हो गया क्योंकि वो कहां आ रहा है, एक्सेप्टेड रीजन में आ रहा है, तो एक्सेप्टेड। दस देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट देयर इज नो significant difference in the capacity of generating cells for the 3 reasons। क्योंकि इसका नल हाइपोथेसिस हमने क्या लिया था, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटी है, सेल्स कैपेसिटी है, हर एक रीजन में सेम होना चाहिए और सेम होगा और वही हमें मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट टू वे एनोवा। ये टू वे एनोवा ऑब्वियसली एक लॉन्ग प्रोसेस है, कैलकुलेशन प्रोसेस लंबा है, और बट अगर आप लॉजिकली इसको करने जाएंगे, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको ये समझ में आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टू वे एनोवा।